हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। आज बात एक बार फिर से जिस पर सब की तवज्जो मरकूज है, मंकी पॉक्स। जी हाँ, मंकी पॉक्स की वजह से अब लोगों में डर पैदा हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि गुज़िश्ता दिनों तक यानी कल तक 4 मामले ही सामने आए थे, लेकिन आज फिर से 3 केसेस, मुश्तबा केसेस, सस्पेक्टेड केसेस इसे माना जा रहा है। 2 केसेस MP छत्तीसगढ़ से सामने आए हैं, तो एक और मरीज दिल्ली में मुश्तबा सामने आए हैं, जिसके सैंपल्स को पुणे भेज दिया गया है। अभी रिपोर्ट आनी बाकी है और तैयारियां भी कर ली गई हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस से निपटने के लिए? इसके अलावा नाज़रीन, हिंदुस्तान में 10% से ज़ायद लोग मुख्तलिफ ज़हनी अमराज का शिकार हैं। एक रिपोर्ट ये कहती है। मेंटल हेल्थ पर मंकी पॉक्स के अलावा आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान होंगे जो मेंटल हेल्थ के हवाले से कई बातें और कई ऐसे पहलू रखेंगे हमारे सामने जिस पर समाज और मुआशरा अभी तक सोचने और समझने की सलाहियत को उभार नहीं पाया है। तो भागती दौड़ती ज़िंदगी में मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है? क्या हिंदुस्तान में मेंटल हेल्थ को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है? इसके अलावा एक और जानकारी है जो एक्सपर्ट की तरफ से दी गई है कि पोस्ट कोविड मेंटल हेल्थ केसेस इंक्रीज, यानी पोस्ट कोविड मेंटल हेल्थ केसेस बढ़े हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारे हिंदुस्तान में अभी इस जानिब ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना दिया जाना चाहिए? मुख्तलिफ अमराज में लोग मुब्तला होते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ जैसी बीमारी, डिसऑर्डर से को लोग एक बीमारी नहीं समझते हैं। और अगर परसेंटेज की बात करें और दीगर ममालिक के परसेंटेज की बात करें, वहां पर ज़्यादा है ये डिसऑर्डर, लेकिन हिंदुस्तान में परसेंट की अगर हम बात करेंगे तो 10 से 12% के बीच ये केसेस डिसऑर्डर के, मेंटल हेल्थ के केसेस हैं। लेकिन इस पर लोग अभी तक का ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ से भी कि जिस तरीके से दिगर अमराज को लेकर लोग ख्याल रखते हैं, उस तरह से इस जानिब तवज्जो नहीं दी जाती। शायद ये अवेयरनेस ना होने की वजह से ही माना जाए या फिर नहीं। ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। विंडो में आपको एक खास मेहमान दिखाई दे रही हैं, डॉक्टर हेमिका अग्रवाल, कंसल्टेंट हैं, आप साइकेट्रिस्ट हैं। आपका वेलकम करते हैं इस खास टॉपिक पर, मौजू पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगी क्योंकि आप साइकेट्रिस्ट हैं तो आप बेहतर समझती होंगी हमसे। जाहिर सी बात है आप कई सारे जहनी अमराज में मुब्तला पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं। जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में 10 से 12% लोग मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं। अगर उमूमी तौर पर देखा जाए तो लोग मानते नहीं है, लेकिन रिपोर्ट ये बयान करती है। आपके नज़दीक इस रिपोर्ट पर आप क्या कुछ कहेंगी? इसके अलावा एक और खास डॉक्टर हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब, मेंबर हैं नेशनल AFI कमेटी के। आपका भी वेलकम करते हैं। अब मैं चाहूंगी कि डॉक्टर हेमिका अग्रवाल आप इस रिपोर्ट पर अपनी राय रखें और जाती तौर पर आप क्या फील करती हैं कि हिंदुस्तान में जहनी अमराज यानी मेंटल डिसऑर्डर से जुड़ी हुई चीजें क्या लोग नहीं समझ पाते हैं, या समझ पाते हैं तो इग्नोर करते हैं, या अवेयरनेस की कमी है? क्या आप देख पाती हैं और क्या आपको मिलता है? डॉक्टर हेमिका। देखिए मेंटल हेल्थ के मामले, हाँ जी, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये या तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं या रिपोर्टिंग बढ़ रही है। अगर रिपोर्टिंग बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। ये नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए चिंताजनक बात है। तो बहुत हमारे समाज में आज भी मेंटल हेल्थ को स्टिग्मा माना जाता है। हाँ, एक टैबू है। बिल्कुल। और मेंटल हेल्थ से जूझते व्यक्ति कई बार इलाज सिर्फ इसलिए नहीं लेने जाते क्योंकि लोग उनको हे दृष्टि से देखते हैं, उनको स्टिग्मा बहुत ज्यादा, उनको बिल्कुल बहुत ज्यादा अटैच्ड रहता है इन चीजों से और शर्मिंग महसूस कराई जाती है। हाँ। तो कायदे में अगर हम स्टिग्मा कम करें तो मेंटल हेल्थ असली सामने आएंगे और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी।
तो ये इस स्टिग्मा को, इस टैबू को कैसे खत्म किया जाएगा, कैसे किया जा सकता है? क्योंकि आपने कहा कि जो केसेस बढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई, वो इसकी वजह एक तो ये हो सकती है कि रिपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, एक केसेस ये हो रही, एक इसके पीछे की वजह आप ये बता रही हैं कि लोग अब अवेयर हो रहे हैं। दो वजह आपने बताई। अगर स्टिग्मा को खत्म करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले अवेयरनेस है। अगर चीज के बारे में सही नॉलेज हम जगह जगह फैला पाएंगे तो स्टिग्मा अपने आप धीरे धीरे कम होगा। इसमें सही नॉलेज जरूरी है कि आप एक्सपर्ट वेबसाइट्स या गूगल करें तो उसमें स्टैंडर्ड जगह से नॉलेज लें या गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो करें। कुछ भी, किसी भी वेबसाइट से कुछ भी पढ़ा हुआ गूगल ना करें, अपनी डायग्नोसिस खुद ना बनाएं और बिल्कुल देखें। डॉक्टर हेमिका, मैं आपसे आगे जुड़ने की कोशिश करूंगी क्योंकि इस वक्त आवाज आपकी बहुत ब्रेक हो रही है। दोबारा हम आपसे राब्ता कायम करेंगे, तब तक आपकी लाइन ठीक की जाए। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता के पास मैं जाना चाहूंगी इसी सवाल के साथ। मेंटल हेल्थ पर हम आज बात करें, इसके अलावा मंकी पॉक्स और कोरोना के पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जब एक रिपोर्ट ये है, कहती है कि 10 से 12% मेंटल डिसऑर्डर की केसेस हैं और हिंदुस्तान में अगर आम तौर पर देखा जाए तो स्टिग्मा की बात जो कही डॉक्टर हेमिका ने, वो कहीं ना कहीं सही है। आप अगर किसी अस्पताल या कहीं जाएंगे या कहीं से आपको पता चलेगा कि उसको मेंटल से जुड़ी हुई कुछ परेशानी है, तो इसका जिक्र कोई नहीं करता। इससे ये समझ में आ जाता है कि कितना बड़ा टैबू है। अगर कोई और बीमारी होती तो उसका जिक्र खुद आसानी से लोग कर देते हैं कि हाँ ये बीमारी है, इसके लिए कंसल्ट करने डॉक्टर्स के पास गए थे। अगर ये मेंटल जहन से जुड़ी हुई परेशानी को अगर कोई बताता है या बताना ही नहीं चाहता, सबसे पहली बात तो आप क्या मानते हैं कि इस टैबू को आखिर कैसे खत्म किया जाएगा? और अगर जिन्हें मालूम नहीं है कि हाँ उनका बच्चा या उनका अपना इस चीज से जूझ रहा है, तो उन्हें कैसे ये पता चल पाए कि मेंटल हेल्थ जैसी भी प्रॉब्लम होती है? शुक्रिया जी, बिल्कुल आपका सवाल सही है। ये बिल्कुल सही है कि आज भी लगभग हर मेंटल डिसऑर्डर के साथ स्टिग्मा जुड़ी हुई है। इवन जो शिक्षित या एजुकेटेड तबके हैं, वहां भी पहला जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स है वो डिनायल का होता है कि नहीं, ऐसा हमारे परिवार में नहीं है या हमारे बच्चों में नहीं है या हमारे माता पिता में नहीं है। तो ये एक प्रकार से ये जो डिनायल है वो जरूर स्टिग्मा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम आज से 40 या 30 साल पहले पीछे मुड़ के देखें, HIV के साथ भी इतना ही स्टिग्मा था, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा था। लेकिन जैसे HIV प्रोग्राम ने एक बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोशिश की कि इसको नॉर्मलाइज किया जाए, यानी जिनको HIV है वो हमारे आपके तरह ही नॉर्मल है। और आपको याद होगा टेलीविजन में, मैस मीडिया में, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में बहुत बहुत बड़े पैमाने पे HIV के कैंपेन्स किए गए और खास तौर पर स्टिग्मा को एड्रेस किया गया उस स्टेज पे जब इसके इलाज भी नहीं थे। आज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से काफी हद तक HIV/AIDS को हम मैनेज कर सकते हैं। और उस कंपैरिजन में साइकेट्रिक या मेंटल इलनेसेस को देखें, उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीटेबल हैं और ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा फल है। एंड विद ट्रीटमेंट मोस्ट पेशेंट्स विल रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ। उनका क्या जो भी एज है, जेंडर है, मोस्ट ऑफ देम विल बी एबल टू लीड ऑलमोस्ट एन एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। तो अगर ये संदेश हम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जरिए हम कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को मजबूत करें तो जरूर इसमें बदलाव आएगा। जी, जाहिर सी बात है, बदलाव लाने की बहुत हद तक ज़रूरत है। डॉक्टर हेमिका अग्रवाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप साइकेट्रिस्ट हैं, तो हम समझते हैं कि आप बेहतर बनाती होंगी लोगों के और बेहतर जहन उन्हें बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ रहती होंगी। अगर मेंटल डिसऑर्डर की बात करें डॉक्टर हेमिका, तो आखिर सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान को ये कैसे और क्यों हो जाता है? देखिए, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स क्यों हो जाते हैं, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। और बहुत हर एक कोई आके पूछता है कि मुझे डिप्रेशन क्यों हुआ। हाँ।
कई लोग कहते हैं कि हमें तो कोई तनाव भी नहीं था, तो हमें क्यों हो गया। तो इसमें दो कारण हैं, जी। कुछ तो एंडोजीनस होते हैं, कुछ एक्सोजीनस होते हैं। जी। एंडोजीनस मतलब शरीर के अंदर केमिकल्स का डिस्टरबेंस दिमाग के कुछ खास एरियाज में, जैसे कि कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि सीरोटोनिन, डोपामीन, नॉरेड्रेनालिन, सीरोटोनिन, इनके डिस्टरबेंसेस से मेजरली सारे डिसऑर्डर्स कवर हो जाते हैं। अब अगर किसी को एंडोजीनस टेंडेंसीज हैं डिप्रेशन की, ऊपर से तनाव दे दिया जाए तो डिप्रेशन या दूसरे मानसिक रोग आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो कॉज इसका हम इन दो टुकड़ों में कर सकते हैं, और आज हम बायोसाइको सोशल मॉडल फॉलो करते हैं। एक तो बायोलॉजिकल रीजंस हो गए किसी भी मेंटल हेल्थ के, जो कि शारीरिक हैं, इनहेरिटेड हैं, जेनेटिक हैं, थायराइड की वजह से है, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंस है। दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल कॉजेस, जैसे कि कोई किसी प्रकार की कोई पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, या कोई और कोपिंग मैकेनिज्म्स में प्रॉब्लम आ रही है, तनाव है किसी प्रकार का। सोशल कॉजेस में अगर हमारे तो बेसिकली माना जाए कि थिंकिंग अगर ओवर की जाती है, किसी भी चीज को लेकर ज्यादा अगर थिंकिंग की जाती है तो वो डिप्रेशन का कॉज बनता है। जब डिप्रेशन होता है तो कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ में डिसऑर्डर में ये शामिल हो जाता है। डॉक्टर हेमिका, आप सुन पा रही हैं? आपकी आवाज हम तक फिर नहीं आ रही है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लाइन आपकी बहुत खराब है, फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ को लेकर डीपली डॉक्टर हेमिका ही बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगी लोगों को। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि अभी कोरोना के केसेस एक बार फिर से उसमें तेजी दिखाई दे रही है, तो कोरोना एक तरफ तो है ही, दूसरी तरफ मंकी पॉक्स के केसेस भी अब हिंदुस्तान में दस्तक दे चुके हैं। 3 केरला में, 1 दिल्ली में, आज एक और सस्पेक्टेड मरीज दिल्ली में मिला है, और इसके अलावा MP छत्तीसगढ़ में भी एक मरीज मिला है, सस्पेक्टेड मरीज मिला है। ऐसे में मंकी पॉक्स को लोग शायद हल्के में ले रहे हैं, तो आपका मशवरा क्या है? मंकी पॉक्स किस हद तक जानलेवा है, क्या कहेंगे आप? पहली बात है कि हिंदुस्तान में ये एक नई बीमारी है, जैसे हमें मालूम है। मई के महीने से ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, और साथ साथ राज्य सरकार जो है वो इसके मुकाबले में जुड़े हुए हैं। बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू किया गया है, और ये इस बात की दस्तक देते हैं कि जब ये केसेस, ये मरीज सस्पेक्ट किए जा रहे हैं, डायग्नोज किया जा रहा है, लेबोरेटरी टेस्ट किया जा रहा है, इट मींस कि ये सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम हमारा काम कर रहा है। ये तो एक अच्छी बात है। जहां तक जानलेवा का सवाल है, मंकी पॉक्स खास तौर पर ये एक फेटल डिजीज नहीं है। इससे मोर्टालिटी का जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ये एक अच्छी बात जी। ये खास तौर पर 2 स्ट्रेन्स हैं इसके दुनिया भर में। एक है जो वेस्ट अफ्रीकन प्लेग या वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन कहते हैं, जिसमें मोर्टालिटी बहुत ही कम है, ना के बराबर है करीब करीब। और दूसरा जो है उसमें मोर्टालिटी कुछ ज्यादा है, विदिन 10%, वो उसे कॉन्गो बेसिन स्ट्रेन कहते हैं। लेकिन वेस्ट या सेंट्रल अफ्रीका के बाहर अब तक के जितने केसेस हैं, इंक्लूडिंग जो करंट आउटब्रेक है भारत में भी, ये वेस्ट अफ्रीकन प्लेग यानी जो कम खतरनाक है, जिसमें मौतें बहुत ही कम है, उसके जरिए ये केसेस हो रहा है। तो ये हम आशा करेंगे कि इसमें मोर्टालिटी का रिस्क बिल्कुल ही कम है, और ये ज्यादातर ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। हाँ, ये जरूर है कि उसके जो रैशेस हैं, जो दाने निकलते हैं, उसमें पस जम जाते हैं ज्यादातर, ये बहुत तकलीफ दे, और जी ये बहुत तकलीफ की है। और वो ठीक होने में, वो स्किन रैशेस या पस्ट्यूल्स जो है वो ठीक होने में 3 से 4 हफ्ता तक लग जाता है। तो इसमें आदमी पेशेंस रखें। उसके मॉर्बिडिटी जरूर है, लेकिन मोर्टालिटी का चांस ना के बराबर। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है। डॉक्टर हेमिका साहिबा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर हेमिका, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है?
हाँ जी, आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, क्लियरली आ रही है। आप उस वक्त कुछ बात कह रही थी, अधूरी बात आपकी रह गई। मैं चाहूंगी कि आप पहले मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि आपके पास कौन से ऐसे पेशेंट आते हैं और क्या क्या अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं जिसके बाद आपको लगता है कि ये तो यही मामला है जिसको लेकर अब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ जी, जैसे कि कोविड आया था शुरू में, तो बहुत ज्यादा इस चीज का हवा हो गया था। इसे हम हिस्टीरिया या मास हिस्टीरिया भी कहते हैं। लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे और एहतियात को बरतने के अलावा मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा हो गया था। तो वो हमें इस बार मंकी पॉक्स के केस में हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। कोविड ने हमें ये सिखाया कि हम सारे एहतियात बरतें, उसके बाद टेंशन ना ले जी। जो कर सकते हैं वो करें, अपना बेस्ट दें। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, मास्किंग। लेकिन मेंटल हेल्थ से जुड़े मामले पोस्ट कोविड में बढ़े हैं, ये रिपोर्ट भी कहती है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या ऐसे मरीजों की तादाद, आपसे मिलने वाले मरीजों की तादाद में अब इजाफा हुआ है और लोग क्या मेंटल हेल्थ को समझने लगे हैं? एक डॉक्टर होने के नाते आपने क्या एक्सपीरियंस किया? बिल्कुल जी, पोस्ट कोविड सबसे कॉमन प्रॉब्लम आई जब कोविड वापस खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ और वापस जाना पड़ा, तो लोगों के स्लीप शेड्यूल्स खराब हो गए थे। लोगों का खाने पीने का, सोने उठने का टाइम, सारा वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे बच्चे सुबह टाइम से उठ के स्कूल जाने में परेशान और आनाकानी करने लगे। बहुत सारे लोग जो है सोशल आइसोलेशन की वजह से डिप्रेशन में और थोड़े लोनलीनेस में चले गए और दोबारा से अपनी सोसाइटी से जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। तो इस तरह के केसेस बहुत आते हैं। लोनलीनेस, सोशल आइसोलेशन या लॉकडाउन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स। कई लोगों की जॉब्स चली गई, उसकी वजह से तनाव बढ़े और उसकी वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन के मामले भी बढ़े हैं। तो अब आज की तारीख में दोबारा जब लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो कई लोग आके कहते हैं कि हम लोग वापस लाइफ में इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं। हमें वर्क फ्रॉम होम की आदत पड़ गई है या बच्चे को स्टडी फ्रॉम होम की आदत पड़ गई है। तो दोबारा वो चीज करना, वो चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट होना, सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट होना, वो भी एक प्रॉब्लम की बात है। और हमें अपनी, जैसे पहले हम लोग करते थे, अपना शेड्यूल चलाते थे, वैसे ही दोबारा करने की जरूरत है। स्लीप हाइजीन को फॉलो करें, समय से सोना, समय से तो बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर तब होता है जब इंसान ओवर थिंकिंग करता है। हाँ जी, मतलब कि डिप्रेशन अगर है किसी को तो वो मेंटल डिसऑर्डर की तरफ समझ लीजिए जा रहा है। जी बिल्कुल, ओवर थिंकिंग डिप्रेशन कॉज कर सकता है और डिप्रेशन ओवर थिंकिंग कॉज कर सकता है। अगर ओसीडी की बात करें तो बहुत सारे लोग या फिर आप भी कई सारे पेशेंट को ट्रीट करती होंगी, जिन्हें डिप्रेशन रहती है उन्हें ओसीडी भी हो जाता है। ओसीडी के माने क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है अगर एक पेशेंट को ओसीडी है तो? देखिए, ओसीडी का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में कई बार ऑब्सेशंस देखे गए हैं। ऑब्सेशंस होते हैं इस तरह के विचार जो मरीज के दिमाग में आते हैं और वो उन्हें नहीं रोक पाता, लेकिन वो उसके खुद के विचार होते हैं और कई बार उन पर वो एक्ट करता है और उसे हम कंपल्शन कहते हैं। जो सबसे कॉमनली देखे जाते हैं, क्लिनिक्स में देखे जाते हैं, वो साफ सफाई से संबंधित विचार होते हैं। जैसे कि मरीज को दिमाग में आएगा कि ये चीज बहुत गंदी है, मुझे साफ करनी पड़ेगी, और वो बार बार सफाई करेगा और उस सफाई करने के बावजूद उसे लगेगा कि ये गंदा पड़ा है। इसमें स्टार्किंग चीज ये है कि मरीज को पता होता है कि ये जो थॉट्स है वो सेंसिबल नहीं है और वो बीमार है, उसे शायद मदद की जरूरत है। ये इसकी क्लासिकल फीचर है। मरीज से अगर आप पूछेंगे तो कहेगा हाँ, ये थॉट्स बेकार किया, मेरा काम भी बेकार का है, जो मैं इनकी वजह से काम कर रहा हूँ, जैसे बार बार हाथ धोना या बार बार कपड़े धोना या सफाई करना, वो ज्यादा हो रही है। तो इसका ट्रीटमेंट अगर आप पूछें तो एक तो सबसे पहले डिटेक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कई बार घर वाले समझ नहीं पाते कि इंसान बार बार एक ही काम क्यों करे जा रहा है और वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये उसके दिमाग में केमिकल्स का डिस्टर्बेंस है। तो ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये क्या कोई कोर्स है क्या? मतलब कितने दिनों का कोर्स करना है या कितने दिनों की दवाई करनी है, ऐसा कुछ होता है क्या?
देखिए इसमें अलग अलग गाइडलाइंस हैं और ड्यूरेशन, जो बीमारी की ड्यूरेशन रही है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना लंबा ड्यूरेशन चलेगा आपके इलाज का, और सिवियरिटी सिम्टम्स की, मरीज कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, वो सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि कब तक, कितने साल, कितने दिनों तक या कितने महीनों तक इसका इलाज चलेगा। बेसिकली इलाज इसका इलाज है, ये चीजें दूर हो सकती हैं। एक पेशेंट भी परेशान हो जाता है, जैसा कि आपने कहा कि उसे खुद मालूम होता है कि वो ये सब चीजें करना नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद उसे करना पड़ता है, चाहे वो फोर्सली, चाहे उसके दिमाग बार बार उसके जहन में डालता है। तो इन तमाम चीजों से छुटकारा मिल सकता है नाज़रीन। इसके लिए आप, अगर आपके घर में, अगर आपके बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स आप देख पा रहे हैं तो उन्हें कंसल्ट करवाइए डॉक्टर से। इसके अलावा डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब, मैं आपके पास आखिरी कमेंट के हवाले से आऊंगी। बहुत सारे स्कूल में भी बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो देखने को ये मिलता है कि कुछ बच्चे बहुत डिप्रेस्ड बैठे हुए होते हैं, तो क्या इन्हें भी साइकेट्रिक के पास ले जाने की जरूरत होती है डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब? नहीं, जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं। हाँ। इसका ये मतलब नहीं कि हर स्कूल में काउंसलर मौजूद हैं, लेकिन उसकी जरूरत डेफिनेटली है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हमारे देश में ज्यादातर राज्यों में एक वीक प्रोग्राम है। उसको काफी मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि स्कूल जो है वहाँ बच्चों का जो फॉर्मेटिव ईयर्स है जी, 12 साल का, 14 साल प्री स्कूल स्टेज से लेके वो स्कूल में होते हैं। स्कूल का एनवायरनमेंट जो है वो एक बहुत ही अहम एनवायरनमेंट है। तो वहाँ हेल्दी जो पर्सनालिटी का ग्रोथ है, हेल्दी बॉडी एंड माइंड दोनों की ग्रोथ होती है वहाँ, और स्कूल में काउंसलिंग या काउंसलर्स बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर स्कूल्स में काउंसलर्स होंगे तो जाहिर सी बात है वो स्कूल में क्लासेस का दौरा करेंगे और वहाँ पर उन्हें समझ में आ जाता है कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। तो ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए स्कूलों में भी काउंसलर रखने की, तमाम स्कूलों में काउंसलर रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेमिका, डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और मशवरे देने के लिए लोगों को। चलती रहेगी जिंदगी में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।